नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पेनास त्यागी और देश की बहस में आज जिन बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा आपने वोटिंग के जरिए चुना है उस पर आज हम देश की बहस करने जा रहे हैं। तो आज आपने वोटिंग के जरिए अपने शो देश की बहस में जिस मुद्दे को चुना है वो है घर के घमासान को थामने में कांग्रेस नेतृत्व क्या नाकाम रहा है। 65% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा इसे बनाया है। 5 राज्यों के चुनाव जैसे करीब आ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर का घमासान भी नए रंग के साथ सामने आ रहा है। बुधवार को ताबड़तोड़ 3 ट्वीट कर हाईकमान की टेंशन बढ़ाने वाले हरीश रावत के सुर आज कुछ बदले से नजर आए। वो पार्टी के गीत गा रहे हैं, मगर ये गीत कहीं रुदाली न बन जाएं, इसके लिए परेड भी शुरू हो गई है। कांग्रेस हाईकमान के सामने बड़ी चुनौती यही है कि सीनियर बनाम युवा नेताओं के झगड़े शांत होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों के बीच आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या हाईकमान असंतोष की पहाड़ जैसी चुनौती से पार हो पाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि राहुल आखिर मौन क्यों है। बहुत सीधा, सिंपल और दिल से निकला हुआ ट्वीट है। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जा। पिछले 30 घंटे से कांग्रेस हाईकमान के सामने पहाड़ सी चुनौती बने हरीश रावत फिलहाल कांग्रेस के गीत गाने तो लगे हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें अपने दिल का दर्द यानी दिल की बात कहने के लिए ट्वीट का ही सहारा लेना पड़ा। जबकि पंजाब में उठे भूचाल के बीच सोनिया ने पार्टी नेताओं को साफ नसीहत दी थी कि कोई भी बात हो तो पार्टी फोरम पर ही रखें, मगर लगता है कि गांधी परिवार के करीबियों में शुमार हरीश रावत के लिए देहरादून से दिल्ली की दूरी कुछ ज्यादा ही हो चली है। अपर हैंड की शर्तों पर वो अड़े हैं। टेंशन कांग्रेस नेतृत्व की बढ़ी है क्योंकि सामने चुनाव है और चेहरे पर ही सवाल है। अभी भी समय है, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। कुछ चीजें जो हुई हैं जिनकी ओर मैंने इशारा किया है, और वो वेदना है। आज से निकाला जाना चाहिए कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है, लेकिन निश्चित रूप में इसको मैं स्वीकार करता हूं कि संगठन को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। विरोधी मौजूदा घटनाक्रम को राहुल गांधी की रणनीतिक नाकामी बता रहे हैं। ये सुनिश्चित हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी राहुल और प्रियंका के वाड्रा के नेतृत्व में एक राज्य में जो कांग्रेस के चेहरे थे या उनके छत्रप थे, सेनापति थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। अभी 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी ने रैली की थी। मेगा शो में कांग्रेस ने ये दिखाने की पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस का हाथ एकजुट है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में राहुल के जिताऊ और टिकाऊ को टिकट देने वाले फॉर्मूले ने हरीश रावत को बेचैन कर दिया और उनके सुर बागी हो गए। आखिर क्यों कांग्रेस में सीनियर बनाम युवा नेताओं में खाई बढ़ने लगी है? इस समय कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी प्रदेशों में अपनी नीतियां और अपने फैसले पूरी तरह से लागू करवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और उनका राजनीतिक शक्ति, उनके राजनीतिक कद उसके लिए इस तरह के प्रादेशिक संकट चुनौतियां बनते जा रहे हैं। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस में क्यों बढ़ा है अंदरूनी घमासान, और संगठन की एकता बनाए रखने में उलझी कांग्रेस क्या समूचे विपक्ष को चेहरा दे पाएगी? देश की बहस में आज का सवाल है, कांग्रेस में फूट क्या हाईकमान की नाकामी है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में लगातार फूट के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व की काबिलियत पर भी सवाल उठ रहा है? हाँ या नहीं में आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.newsnationtv.com। हमारे मोबाइल ऐप के जरिए आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 9711002266 इस पर आप अपने वीडियो, अपने राय मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल मौजूद है। राहुल देव जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। मुन्ना सिंह चौहान हैं, विधायक हैं बीजेपी के। गरिमा मेहरा हैं, प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस से। और सतीश लखेड़ा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। तहसीन पुनेवाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गरिमा मेहरा जी, क्योंकि आग आपके घर में लगी हुई है और मामला आपके घर का ठीक नहीं है, तो इसलिए सवाल पहला मेरा आप ही से बनता है। ये बताइए कि
एक अच्छा मौका है, एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी ने एक के बाद एक कई मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई उसे, और उत्तराखंड की तो परिपाटी रही है कि ऑल्टरनेट गवर्नमेंट सिस्टम में वो बिलीव करती है जनता। भाई अपने घर में ही अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपका सबसे बड़ा कद्दावर नेता ही नाराज चल रहा है, तो फिर कैसे एकजुटता होगी, कैसे लड़ेंगे आप? आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है, झगड़े के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, लेकिन पैनल में कोई भी व्यक्ति वो दूसरा व्यक्ति नहीं बता पाएगा जिससे झगड़ा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने उद्गार ट्वीट के जरिए रखे हैं और ट्वीट इतना सिंपल है, द लैंग्वेज इज सो सिंपल कि किसी के भी वो तो हिंदी समझ में आएगी। मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जैसा मेरे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, अंतरकलह कुछ नहीं है, लेकिन हरीश रावत वो व्यक्ति है जिसने उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का पौधा पैदाइश से लेकर अभी तक सींचा है। पौधा लगाया भी उन्होंने, उसको सींचा भी उन्होंने। 2002 का चुनाव याद करिए कि हमको 2 से 36 पर पहुंचाने वाले व्यक्ति वही थे। अपमानित कौन महसूस कर रहा है? मैंने कहा तो 50 साल की तपस्या जिस व्यक्ति की, उसका दल हो, कांग्रेस पार्टी के पर्याय के रूप में हरीश रावत जी जाने जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कांग्रेस और हरीश रावत जी एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे में यदि माननीय हरीश रावत जी को किसी बात से हर्ट फील हुआ है या वो भावुक हुए हैं, कह रहे राहुल जी की रैली हुई थी, जिताऊ टिकाऊ, और हरीश जी को ये पसंद नहीं आया, रैली के इंतजामात आला कमान के किसी करीबी ने किए, उनको मौका भी नहीं दिया, ऐसी खबरें आई थी। नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। मैं वही कह रही हूँ कि पीपल आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइन्स। उसको ट्वीट को कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरप्रेट किया जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग कुछ ज्यादा। शुक्रवार को राहुल जी मुलाकात कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। नहीं, देखिए राहुल जी ने जो जिताऊ और टिकाऊ कहा, वो तो हर नेता आकर यही कहेगा कि जिताऊ चाहिए और टिकाऊ नेता चाहिए। इससे माननीय रावत जी उद्वेलित हो गई है, आपसे किसने कह दिया। लेकिन हाँ ये जरूर अच्छा, मगरमच्छ कौन है मुझे ये तो बता दीजिए, कौन खा जाएगा, अपमान किसने कर दिया ये भी तो बता दीजिए। मेरे शब्द नहीं है हरीश रावत के। वो मैडम हर दल में होते हैं ऐसे नकारात्मक लोग। देखिए पूरे समाज में सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं। माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी अभी कहा कि संगठन की कील नोट के ठीक करने की जरूरत है। वी आर द पीपल। हम कांग्रेस में इशू को एड्रेस करते हैं, हम पीठ फेर कर नहीं खड़े होते, हम आंख बंद करके खड़े नहीं होते, हम उसको नासूर बनने से पहले उसको निप इन द बट करते हैं। इसलिए माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि चुनाव जो है एक बड़ी चुनौती है। तभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात पहले आ जाती है, 10 जनपद नहीं पहुंचती, राहुल जी के पास नहीं पहुंचती, पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने की नौबत आ जाती है। हमारे साथ यहाँ पर राहुल जी के स्तर का ही मामला नहीं है, ये उत्तराखंड के स्तर का मामला है, ये राहुल जी के अच्छा पार्टी के नेतृत्व के स्तर का मामला ही नहीं है। राहुल जी दिलचस्पी नहीं लेते ऐसे मामलों में। मुन्ना सिंह चौहान जिनके घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है। राहुल जी की रैली अपने आप में मुझे लगता है गवाही चीख चीख कर दे रही है मैडम कि राहुल जी की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। आई डोंट नीड टू। मैंने तो आपसे कहा ना, उस रैली का इंतजाम किसी ने किया और हरीश रावत जी को तवज्जो भी नहीं दी गई। यहाँ पर मुन्ना सिंह जी कुछ और अपडेट दे पाएंगे। रैली में जो लोग आए थे वो जानते हैं कि माननीय हरीश रावत जी बरगद है, कांग्रेस पार्टी का बरगद है माननीय हरीश रावत जी। और 80% लोग जो आए वो माननीय हरीश रावत जी की लोकप्रियता की बदौलत आए, और न केवल कांग्रेस पार्टी, आज पूरे उत्तराखंड में सर्वमान्य नेता है। चलिए ठीक है मुन्ना सिंह जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जरा आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं, हर इनके घर में सब ठीक चल रहा है। एक्सेप्टेबल फेस एज द सीएम फेस नंबर 1 पे चल रहे हैं। पक्का सीएम फेस है वो, बंद करेगी तो आई गिव माय कमेंट। पक्का सीएम फेस है। गरिमा जी आपकी बात पर यहाँ मोहर लगा दी जाए। आपने यहाँ पर एक खबर दे दी है हमें, हरीश रावत सीएम फेस है कांग्रेस की तरफ से। मैं सर्वे की बात कर रही हूँ, यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मैं सर्वे की बात कर रही हूँ कि आप देखिए कांग्रेस का ही नहीं, वो तो पूरे उत्तराखंड का सर्वमान्य फेस है। स्वीकार वाला उनका चेहरा है। चलिए सर्वमान्य, बरगद, माली, सींचने वाले पर फेस है कि नहीं ये नहीं पता। चलिए यहाँ पर जरा बीजेपी से पूछ लें। आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, दूसरे के घर में आग लगे वो भी चुनाव से पहले, तो अच्छा लगता है। पिनाश जी, गरिमा जी उनकी मजबूरी भी हो सकती है। सी स्मार्टली ट्राई टू स्वीप अंडर द कारपेट, लेकिन वो जो कूड़ा है कांग्रेस के अंदर का, वो कालीन से ढकने का प्रयास करें, उससे तो कुछ होगा नहीं। है तो गंदगी का ढेर। समस्या इस बात की है कि हरीश रावत जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है,
हम हरीश रावत जी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से सहमत ना हो, उनकी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से सहमत ना रहे हों, लेकिन इस बात का तो हम उनका आदर करते ही हैं कि उत्तराखंड के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं। वो हरीश रावत जी नंबर एक तो वो पानी की था को ले चुके हैं। एक तो वो समझ चुके इस बात की कि उत्तराखंड में कांग्रेस का जो डगर है, जो पनघट की डगर है, वो कठिन है, कांग्रेस का रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो हम लोग कहते थे कांग्रेस में एक्यूट लीडरशिप क्राइसिस है, और कांग्रेस की जो जिसे तथाकथित हाई कमांड है, जिनकी सेंट्रल लीडरशिप है, इट हैज कंप्लीटली लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। अब हरीश रावत जी कहीं निगाहें कहीं निशाने कह रहे हैं, लेकिन जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है से पूछ लेते हैं, तो कई बार वो सच्चाई को बयां करते हैं। पूरी तरह से पार्टी पर कंट्रोल खो चुकी है। पंजाब की हालत हमने देखी, अब उत्तराखंड में हम ये देख रहे हैं, जो पंजाब की लड़ाई सुलझाने गए थे आज वो खुद ही अपमानित महसूस कर रहे हैं। एक बार तहसीन को भी इन्वॉल्व करें जरा। इंपॉर्टेंट बात मैं गरिमा जी से कहना चाहता हूं। नहीं, मैं जरा एक बात एक सेंटेंस कह के खत्म कर रहा हूं कि बाकायदा मनीष तिवारी का ट्वीट यदि आप पढ़ेंगे तो मनीष तिवारी जी ने कहा है कि आसाम में डुबो दिया, पंजाब में कबाड़ा कर दिया, अब उत्तराखंड की बारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनीष तिवारी जी का ट्वीट है। तो क्या इसके बावजूद भी गरिमा जी आपको कुछ कहने की गुंजाइश बनती है? तो कुल मिलाकर के कांग्रेस इज इन अ वेरी बैड शेप इन उत्तराखंड। सर, अभी मेरा चांस है, मन की बात कम कीजिए, मुझे काम की बात करने दीजिए। मन की बात अक्सर खोखली होती है, काम की बात जरूरी है शो पर। तो काम की बात ये है, हरीश रावत जी ने इस चीज को स्पष्ट किया है। पिनाक जी मुझे रिकॉर्ड कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। हरीश रावत जी ने कल इसे स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति को मगरमच्छों कह रहे थे, जो मगरमच्छ कह रहे थे, वो 3 बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई, और ये कह रहे थे कि जो प्रेशर उन पे बन रहा है, जो काम नहीं करने दे रहे, ये 3 संगठन है। मैंने आपके शो पे रोज में प्रश्न उठाता हूं, आज भी प्रश्न उठाऊंगा, मुझे पता है इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्यों ईडी डायरेक्टर का टेन्योर इलीगली अवैध तरीके से बनाया गया। एक मिनट, आप बहुत रैशनल बात करते हैं और बतौर पैनलिस्ट मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस खबर पर जब ये खबर आई थी, जब ये ट्वीट ब्रेक हुआ था, तो मैं खुद एंकर कर रही थी, और उस वक्त हमारे रिपोर्टर्स ने, जो वहां पर तमाम रिपोर्टर्स थे, हमारे चैनल के भी रिपोर्टर शामिल थे, जब उनसे पूछा गया स्पेसिफिकली, तो उन्होंने सीधा सीधा ऐसा कहीं नहीं बीजेपी पर आरोप लगाया था। ये घर की लड़ाई थी, अब इसको हम किसी और को मगरमच्छ कह दें, किसी और को अपमानित महसूस कर दें। आपको भी पता है उस ट्वीट के क्या मायने थे। इस ट्वीट के देखिए मैम, जो लोग अटकलें लगा रहे हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता, ये लोकतंत्र अटकलें लगाने का सबका अधिकार है। लेकिन जो हरीश रावत फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो क्लैरिफिकेशन है, उन्होंने कल क्लैरिफाई किया है। आप फैक्ट चेक कर दीजिए मुझे। उन्होंने कहा कि मैं इन 3 डिपार्टमेंट्स के बारे में कह रहा था, इसे आप मुझे फैक्ट चेक कर दीजिए। अब आते हैं हम पंजाब की बात के ऊपर। मैं आपके शो पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन मैंने आज तक वोट सिर्फ कांग्रेस को दिया है। मुझे राहुल गांधी पे गर्व है कि उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर निकाला पार्टी से, मुझे बहुत गर्व है उस पर। जो व्यक्ति, और ये हरीश रावत जी ने कल भी कहा, जो व्यक्ति पार्टी को समाप्त करने पे तुला हुआ था, कैप्टन साहब की बात कर रहा हूं, जिसमें हिम्मत नहीं थी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोले, जो वादे सोनिया जी ने उसको, और यही राय आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाहर जाने पर भी रखते हैं? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में मैं कोई राय नहीं रखता हूं। मैं कैप्टन साहब के लिए ये राय रखता हूं, जो कैप्टन साहब की भूमिका थी वो एक नेगेटिव भूमिका थी, और मुझे राहुल गांधी पे गर्व है कि ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड थ्रू हिम आउट, और ये करना चाहिए था। मुझे एक ही बात का दुख है कि जल्द नहीं किया, थोड़ा देर से किया। यही राय आप सुष्मिता देव के बारे में भी रखते हैं, अभिजीत मुखर्जी के लिए भी रखते हैं, लिंगदेव फ्लेरियो के बारे में भी रखते हैं, ललतेश प्रतीत त्रिपाठी के बारे में भी रखते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है सर, बहुत लंबी है। क्योंकि मुख्यमंत्री, मैं यही राय में बीजेपी के उन एमएलएस के बारे में रखता हूं। कल 3 बीजेपी के सिटिंग एमएलएस, 3 सिटिंग एमएलएस कांग्रेस ज्वाइन किए गोवा से, सिटिंग एमएलएस। और आपको एक बात बता दो, आपके शो पे इस चीज को नोट कीजिए, उत्तराखंड का एक सिटिंग बीजेपी मिनिस्टर इस वक्त बात कर रहा है कांग्रेस में आने की, सिटिंग मिनिस्टर। अरे वहां पे तो उनके 3 मुख्यमंत्री 6 महीने में बदल दिए। जो उनका सिटिंग मुख्यमंत्री को अपने तक रखिएगा। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ये नितांत एक खामख्याली आपकी है। दिन में आप सपने देख रहे हैं, आप दिन में सपने देख रहे हैं, आप दिन में सपने देख रहे हैं। ट्राई टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, ट्राई टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। आपने बोल दिया, नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है।
जिस प्रकार का सिर्फ फुटबॉल का माहौल आपके पार्टी में है, आपको ये कहने का साहस भी कैसे हो पा रहा है? मुख्यमंत्री को चेंज करना पड़ा। आपको जिस प्रकार का सिर्फ फुटबॉल, छीना झपटी, जूतम पैजार का माहौल आपके पार्टी में है, कांग्रेस के अंदर है। चलिए, राहुल देव जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विनोद जी भी लगातार जुड़े हुए, जरा उनके पास भी मैं यहाँ पे जाना चाहूंगी। राहुल जी, यहाँ पर क्या इसे कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप का फेलियर नहीं माना जाए, हाईकमान का फेलियर नहीं माना जाए कि एक के बाद, अगर आप पिछले कुछ सालों का भी रिकॉर्ड निकाल कर देखें, एक के बाद वो नेता जो हाईकमान के करीबी माने जाते हैं, जो युवा नेता माने जाते हैं, जो जिताऊ नेता माने जाते हैं, वो पार्टी से नाराज होकर बाहर दूसरी ओर रुख कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकमान क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं नेतृत्व पर अब सवाल बार बार उठ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नेतृत्व का संकट तो कई साल पुराना हो गया है और वो अभी उसके पूरी तरह से उसके समाधान की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, कोई आसार नजर नहीं आते। और इस घटना ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है। देखिए, हरीश रावत जैसा सब लोग कह रहे हैं कि वो सबसे वरिष्ठतम नेता हैं पूरे प्रदेश के, केवल कांग्रेस के ही नहीं उत्तराखंड में, और कांग्रेस के तो सबसे कद्दावर नेता हैं ही। उनके कद के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है, इज्जत के बारे में भी नहीं है, लेकिन उनको अपनी तकलीफ जाहिर करने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ता है। ये क्या कुछ हमें बताता नहीं है कि उनके और केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस को, उसके बीच में कैसे रिश्ते हैं? उनकी जो भी उनको तकलीफ थी, जो शिकायत थी, उनको जो कहना था अपनी पार्टी के भीतर के मामलों के बारे में, वो सीधे संवाद कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और वो इतने अनुभवी और वरिष्ठ हैं कि उनसे ये उम्मीद करना कि वो ये नहीं जानते कि उनके इन ट्वीट का अर्थ क्या निकाला जाएगा, ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। ऐसा हम मान ही नहीं सकते। वो कोई युवा नेता नहीं है, इसलिए उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो कहा है, वो सोच समझ के कहा है और उनकी बात को गंभीरता से न लेना नादानी होगी हमारे लिए भी और कांग्रेस हाईकमान के लिए भी। तो कांग्रेस हाईकमान का जो संकट है वो और कुल मिला के कह लें कि राहुल गांधी का जो संकट है वो अभी बना हुआ है। और उनकी जो हम कहते हैं कि जो एक दबदबा, एक कांग्रेस एक जो नैतिक कद होता है कि एक बार जो फैसला ले लिया सब उसको पालन करते हैं, प्रदेशों में भी पालन करें, वो सब जगह हमको पूरा होते हुए दिखता नहीं है। और ये एक आंतरिक संकट है जिसका कांग्रेस के भीतर से ही समाधान निकलेगा। इसमें विनोद जी, अब तो ये कहा जाने लगा है कांग्रेस के हाईकमान को लेकर कि सोनिया गांधी की पसंद और करीबी एक, राहुल गांधी की पसंद और करीबी अलग, प्रियंका गांधी के करीबी और पसंद अलग, और नतीजा ये होता है कि सबके अलग अलग फैसले, अलग अलग सोच, अलग अलग बैकिंग और कांग्रेस में बवाल। नहीं, अभी राहुल जी ने जो बात कही मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व का संकट तो है। और नेतृत्व का संकट जो है, एक तो नेतृत्व का संकट है वो, और जो अगला संकट है वो निर्णय लेने में जड़ता का संकट, वो नेतृत्व के संकट से जुड़ा हुआ है कि फैसले लेने में एक तो इतनी देर हो जाती है कि उस फैसला लेने का कोई मतलब नहीं रहता, और या तो फैसला अगर लिया जाता है तो इस तरह से लिया जाता है कि कई बार उल्टा पड़ जाता है। जैसे अब पंजाब में मान लीजिए, ठीक है, कैप्टन साहब को हटाने का फैसला बड़ा भारी फैसला था, ले लिया, साहसपूर्ण फैसला था, मैं मानता हूं इस तरह फैसले कई बार लेने पड़ते हैं। लेकिन अब सिद्धू साहब को आपने बता दिया, अब सिद्धू साहब जिस तरह मुख्यमंत्री के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं, चन्नी के लिए रोज कुछ न कुछ बयान देंगे, तो उन पर लगाम लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी कि भैया प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप क्या कर रहे हैं। अब जैसे हरीश रावत की बात उत्तराखंड में आते हैं, तो हरीश रावत इतने परिपक्व नेता हैं, इतने समझदार हैं, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया है। अगर वो शायद परिपक्व न होते तो ट्वीट न करते। वो ट्वीट करके उन्होंने एक तरह से, ये उनका आपके यहाँ एक टाइटल चल रहा है दर्द या दांव, ये दर्द से ज्यादा बड़ा दांव है उनका। दरअसल वहां जो इस समय खींचतान चल रही है, प्रीतम सिंह, देवेंद्र यादव प्रभारी और रंजीत रावत, मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ, वहां की स्थानीय राजनीति की जो अभी नहीं सामने आई है, और ये क्या कहते हैं आरेंद्र शर्मा, इन चार लोगों का जो गुट बन गया है वो टिकटों के बंटवारे में अपना दबाव बना रहा है। हरीश रावत जी चाहते हैं कि टिकटों के बंटवारा उनके हिसाब से हो। हाई कमान एक तरह से इन सब चीजों को, मुख्य काम होता है जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है प्रभारी, उसकी जिम्मेदारी होती है संतुलन और समन्वय बनाए रखना। अब उस सेक्रेटरी इंचार्ज देवेंद्र यादव खुद पार्टी बन गए हैं, वो खुद जो है उनके साथ बैठ करके जो है वो सारे काम कर रहे हैं जो हरीश रावत के खिलाफ जा रहे हैं। जिस तरह से पर्यवेक्षक भेज दिए गए हैं सारे जिलों में, और जो पर्यवेक्षक जिस तरह का वहां पर आचरण कर रहे हैं, जो वहां के स्थानीय नेताओं के साथ जिस तरह समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो सारी चीजें हरीश रावत तक आ रही हैं। तो हरीश रावत ने ये इसलिए ट्वीट किया है क्योंकि हाईकमान सुनने को तैयार नहीं है।
तो उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर जाकर के ये स्थिति इसलिए की है या उसका नतीजा इसका जवाब मैं तहसीन जी से और गरिमा जी से लूंगी, लेकिन इस बीच सतीश लखेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी, कांग्रेस की पसंद राहुल गांधी किसी की है, किसी की नहीं है, युवा जोश, पुराने नेताओं के बीच में मतभेद हैं, लेकिन बीजेपी को राहुल बहुत पसंद है। देखिए, रफू पर रफू करना अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस की जो स्थिति है वो केवल उत्तराखंड में नहीं, आप राजस्थान में देखिए, पंजाब में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, और देश भर में कहीं ये अलायंस में अगर किसी की साइकिल के पीछे बैठे हैं वहां भी उस स्थिति को देखिए। रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता है, इसमें दो राय नहीं, जैसे मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा। अभी राहुल जी की रैली हुई थी, उसमें 3 दृश्य हैं। एक में एक सेना के अधिकारी राहुल जी के पास आ रहे हैं, उन्हें धक्का देके किनारे कर दिया, कोई बात नहीं। एक धर्मगुरु जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो उन्हें रुद्राक्ष देना चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। मुझे सबसे खराब अपने इस वरिष्ठ नेता का अपमान लगा जब वो कुर्सी लेकर राहुल गांधी जी की तरफ आए और उन्होंने मना कर दिया। ये उत्तराखंड कांग्रेस के संचालन समिति के अध्यक्ष है रावत जी। रावत जी की इच्छा का उनका शिष्य प्रदेश का अध्यक्ष है। इसके बावजूद 3 महीने में जब उन्होंने देख लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति है और संगठन पे उनकी पकड़ क्या है, आम जन का उनके प्रति क्या रवैया है जो पिछले 5 साल आपको तो खुश होना चाहिए ना, राहुल जैसे अगर नेता होंगे तो आपकी राह तो आसान हो जाएगी। नहीं, हमें दुख है, रावत जी हमारे वरिष्ठ है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, उनकी स्थिति को लेकर उनका सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद जो है वो अलग, मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेज देना चाहिए उनको। सम्मान आप लोग भी बहुत सारे लोगों का करते हैं। रावत जी एक अप्राकृतिक राजनीति के लिए सदैव जाने जाते हैं, जितनी हमारी राजनीतिक समझ रही है। कभी वो एनडी तिवारी जी के लिए दिक्कत बने रहे, कभी वो विजय बहुगुणा के लिए चिट्ठियां सरकाते रहे। उस समय फेसबुक ट्विटर बहुत प्रचलित नहीं था। फिर 2-3 साल पहले वो अपनी पीड़ा फेसबुक से कहते रहे। तहसीन जी, अभी आ जाऊंगा मैं, आप कांग्रेस से बोलेंगे इनको भाई साहब को। इसके बाद अब वो ट्विटर पे गौर कर रहे हैं, और कल जब उनका ट्वीट आया, गरिमा जी मैं अपनी बारे में बोल, भाजपा का एक प्रवक्ता कम पड़ रहा था, शायद अपने प्रवक्ताओं पर भरोसा नहीं है जो चलने के संग एक और गरिमा जी अच्छा नहीं लगता। गरिमा जी बोल दीजिए, मैं हरीश रावत जी का सम्मान कर रहा हूं। इतनी आपत्ति क्यों है? आप भी तो 2 आए हुए हैं, मैं हरीश रावत जी को वरिष्ठतम नेता बना रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, आप लखेड़ा जी मुझे बताइए ना, जब एक चैनल में एक डिबेट में मुन्ना सिंह चौहान और सतीश लखेड़ा दोनों भाजपा के माउथ पीस बन के आ सकते हैं, तो फिर आपको तहसीन जी की बातें करनी क्यों लग रही है? और मैं तो हैरान हूँ मुन्ना सिंह चौहान जी की कोश को क्या हो गया, शब्दकोश को। कभी गंदगी कह रहे हैं, कभी कूड़ा कह रहे हैं, कभी बेजार कह रहे हैं। आई मीन सच अ सीजन्ड लीडर, सच अ सीनियर लीडर यहाँ चैनल में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी वोकैबुलरी का एग्जीबिशन ऐसे कर रहे हैं कि जूतम बेजार ये कोई वर्ड है? कूड़ा, करकट, गंदगी, यानी कि अपने समकक्ष दूसरे मुख्य विपक्षी दल को आप कूड़ा कहकर पुकार रहे हैं, आप गंदगी कहकर पुकार रहे हैं। Don't you have some better words to say? बोलने दीजिए। मैं मुन्ना सिंह चौहान आपके साथ डिबेट की यही दिक्कत है, आप किसी को बोलने नहीं देती हैं कि कांग्रेस में जूतम बेजार हो रही है। मुन्ना सिंह चौहान को बताना चाहती हूँ, भरत सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्याल अभी मेरे बोलने की बारी, चीजें बताइए जो चल रहा है वो क्या, जहाँ पे कार्यकर्ताओं में मंच में मार पिटाई हो, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए गए हो, उसे कौन से शब्दों से नवाजा जाए मुझे चलिए तहसीन जी को भी मैं यहाँ शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि डिबेट का जो मुद्दा है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत की बगावत नहीं है। यहाँ पर तहसीन जी, यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि आप देखिए कि आपको खुद नहीं पता कि सचिन पायलट एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए हैं, कब उस पार चले जाएं। छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं है, भूपेश बघेल के साथ कोई खड़ा है, कोई किसी और की पसंद कोई और है, और यहाँ पर पंजाब में जो हुआ, जो देखा, वो सबके सामने है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है, और G26 वो अलग ही उनकी आप जानते हैं कि किस तरह के बयान आते हैं और क्या कुछ वो करते हैं, कांग्रेस के लिए फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में जब इतने नेता जो हैं अलग अलग बयानबाजी करें, हर रोज सर फुटबॉल की खबरें आएं, जब पार्टी में अनुशासन को लेकर सवाल उठने लगे, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। क्या राहुल गांधी जी से पार्टी नहीं संभल रही है?
बिल्कुल लाजमी, और ये आपका अधिकार है प्रश्न पूछना। लेकिन ये प्रश्न जब अलीना सल्दाना या कार्लोस अल्मेडा जो सिटिंग बीजेपी के एमएलए गोवा छोड़ते और कांग्रेस ज्वाइन करते, तब राहुल गांधी को श्रेणी मिलता और अमित शाह के बारे में नहीं पूछते कि उनकी चाणक्य नीति को क्या तहसीन, वो लोग इस वक्त मेजॉरिटी पर राज कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 3 स्टेट में सिमट कर रह जाती है। मध्य प्रदेश में वो सत्ता गंवा देती है ऑफिसर फुटबॉल के लिए, उनसे भी पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्राइसिस आपका है अभी फिलहाल। मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रही, नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्राइसिस की सिचुएशन तो भी कांग्रेस के लिए है ना। इसीलिए नेतृत्व पे सवाल उठते हैं कि जब आपको एकजुट होना है तब आप बिखर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जब यशपाल आर्य जो सिटिंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उत्तराखंड की पावन धरती के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो छोटे सिटिंग मिनिस्टर आते हैं, उनका बेटे आते हैं, और उसके बाद मुझे एक छोटी सी टिप्पणी करनी है। आप रिकॉर्ड कीजिए, देखिए जब भी मैं बोलता हूं बीच में बोलते हैं कि एक सेकंड रुकिएगा सर, उनको बोलने दीजिए। सुनिए, जब भी बोलता हूं 6 एमएलए, चीज को आप नोट कीजिए, 6 सिटिंग एमएलए इस वक्त बात करें कांग्रेस के सराहनीय को। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस एक बहुत वीक पार्टी है, खराब पार्टी। क्यों ये सवाल है? बीजेपी में तो सत्ता है, बहुमत है, सब कुछ है, तो अमित शाह जी का क्यों नहीं चल रहा है? देखिए सवाल ये है कि आखिर ये है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जानते हैं वक्त बदल रहा है। अब कांग्रेस उत्तराखंड की पावन भूमि से लेकर पंजाब जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनाएंगे ना। उत्तराखंड जीत रहे, सुनिए, उत्तराखंड जीत रहे और पंजाब में इस चीज को नोट कीजिए पिनाल जी, बीजेपी को उतनी सीटें मिल रही है पंजाब में जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि 0। इस चीज को नोट कीजिए, जिस दिन रिजल्ट होगा मैं आपके साथ बैठूंगा। उत्तराखंड और पंजाब कांग्रेस जीत। तहसीन, मैंने आपकी बात पूरी पेशेंटली सुनी है, आप एक बहुत ही रैशनल एक्सपर्ट हैं, तो मैं इसीलिए आपसे फिर से कहती हूँ कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जो है, हम देखते हैं कि जो विपक्ष है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। समाजवादी पार्टी किस तरह से अखिलेश जो है अपना रैलियां कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पे बैठे हैं। प्रियंका गांधी पर आरोप लगते हैं कि भाई वो दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे खराब स्थिति में है पार्टी, अगर बाकी दूसरी विपक्षी पार्टियों की स्थिति देखी जाए, तब भी वो दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। राहुल को लेकर कहा जाता है कि वो पार्ट टाइम लीडर के तौर पर बिहेव करते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस की जो पुरानी पीढ़ी है और युवा जोश है उसमें तालमेल की कमी सबको साफ नजर आती है। तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना नेतृत्व की। कांग्रेस को चला कौन रहा है? गांधी परिवार ही 3 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। आपके इस प्रश्न के जवाब मैं सबूत के साथ दे देता हूँ। प्रियंका गांधी पर आपने टिप्पणी की, या उनका मेरे पास उनका आइटिनरी है, पिछले 60 दिन का आइटिनरी है मेरे पास। यहाँ पर 47 डेज, 60 दिन में से 47 डेज उत्तर प्रदेश में की। 60 में से 47 डेज उत्तर प्रदेश का कौन सा कोना जाने थी? ये आइटिनरी मेरे सामने श्रीमती प्रियंका गांधी द्वारा का, और बाकी 13 दिन वो दिल्ली के अंदर थी, और उन्होंने उन 13 दिन के अंदर, यह आइटिनरी आज का दिन उन्होंने 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज बताइए प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कितने दिन प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर? 60 में से 47 डेज श्रीमती प्रियंका। अच्छा, मौजूदा कांग्रेस कौन चला रहा है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? बहुत अच्छा प्रश्न। मौजूदा कांग्रेस की अध्यक्षता संभाल रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, और जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर्स है, जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स है, अधिकतर चाहते हैं 99% कि श्री राहुल गांधी जी जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और वो बन जाए। इसमें देयर इज नो कंफ्यूजन इन कांग्रेस सपोर्टर्स। श्रीमती सोनिया गांधी प्रेसिडेंट। आप इस प्रश्न का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे दे, और आप प्लीज विजुअल चला देना। हमारे साथ देहरादून से हमारी ऑडियंस भी जुड़ गई है, निर्मला जोशी है देहरादून से, उनकी राय भी जान लेते हैं। मैं आऊंगी तहसीन आपके पास, आप हमारे साथ हैं, बने रहिए, आऊंगी मैं आपके पास। निर्मला जोशी जी, क्या कहेंगी आप? आप सुन पा रही हैं निर्मला जी हमें? नहीं, शायद नहीं सुन पा रही हैं। यहाँ पर राहुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, तहसीन अपने तर्क दे रहे हैं, सभी लोग यहाँ अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन बात यह है दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज 3 राज्यों तक सिमट कर रह जाती है। तो क्या वाकई में इतनी आसानी से कहा जा सकता है कि ऑल इज वेल और घर में सब कुछ ठीक है, नेतृत्व की कोई गलती नहीं है, राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत सारी चीजें कही, उस पे कमेंट बनता है, प्रवक्ता ही कह सकते हैं। जाहिर है कि उनके अलावा इस समय देश में कोई भी ये कहता नहीं, वो भी नहीं कहते जो भीतर से कांग्रेस के समर्थक हैं, चाहे वो मीडिया में हो या बाहर के हो।
तो कांग्रेस के दो तरह के संकट हैं। एक तो नेतृत्व का संकट है कि उस तरह का कद्दावर, उस तरह का नैतिक कद वाला ऐसा नेता जो सर्वमान्य हो, जिसको कोई चुनौती देने की स्थिति में ना हो, जिसकी बात सब मानते हो, और जिसने अपने नेतृत्व को, अपनी पार्टी को चुनावी सफलताएं दिलाकर सिद्ध किया हो। राहुल गांधी इन सारी कसौटियों पर नाकाम हैं। वो ये सब जानते हैं कि वो वोट खींचू और जिताऊ नेता नहीं है। वो पार्टी के लिए वोट नहीं इकट्ठा कर पाते। पार्टी लगातार प्रदेशों में हार रही है, सिकुड़ती जा रही है। और दूसरा संकट कांग्रेस के सामने विचारधारा का है। वो अब पहले उसकी जो विचारधारात्मक विशेषताएं होती थी, जो उसका एक सामाजिक आधार होता था, वो अब इतने अलग अलग जातियों और धर्मों और संप्रदायों में बट गया है कि उसका पुराना आधार खिसक चुका है पूरा। उसको एक नई विचारधारा की जरूरत है, नए उद्देश्यों की जरूरत है और नए आधारों और कार्यकर्ताओं की जरूरत है। चलिए गरिमा जी, कांग्रेस एक कंफ्यूज्ड पार्टी बनकर रह गई है, जिसकी ना तो क्लियर आइडियोलॉजी है, ना ही क्लियर और स्ट्रांग लीडरशिप। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर सेना पे राजनीति नहीं करी तो कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी हो गई। कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी तो कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज पार्टी हो गई। ऐसा नहीं है कि हम कम हिंदू हैं या राहुल देव जी बड़े हिंदू हैं या संबित पात्रा बड़े हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि हमने उसको पब्लिक डोमेन में कभी शोकेस करने की जरूरत नहीं समझी। हमने राजनीति के मुद्दे समझे, बेरोजगारी, महंगाई। जनेऊधारी ब्राह्मण किसने बताया था खुद को पब्लिक डोमेन में? मैंने यही तो कहा आपसे कि अब राजनीति को इतने निचले स्तर तक अगर सामने वाले ले आए हैं तो when in Rome talk like Romans वाली बात हो गई कि जब आप स्तर ही इतना नीचे ले आए हो राजनीति का, जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो अच्छा आपके पास इतनी बुरी शिकस्त होती है कांग्रेस पार्टी की, इतनी बुरी शिकस्त होती है, दशकों तक एक पार्टी जो है देश पर राज करती है, और आप कह रहे हैं आपकी नीतियां बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। आपके पास अभी तक एक परमानेंट अध्यक्ष क्यों नहीं है? इंटरिम अध्यक्ष की क्या जरूरत है इतने दिनों से? भाई आपको तो तुरंत एक अच्छा अध्यक्ष चाहिए था, ये इंटरिम से काम नहीं चलने वाला है। पिनाक जी, बिल्कुल आपकी बात सही है और वो हमारे लोग फैसला करेंगे कि हमको पार्टी को कैसा अध्यक्ष चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए। लेकिन आप जो कह रही हैं इतने वक्त तक हमने सत्ता चलाई या देश चलाया, ये तो भाजपा की नीतियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। आप मनरेगा देख लीजिए, आप आधार देख लीजिए, आप जीएसटी देख लीजिए, आप एफडीआई देख लीजिए, ये सब है किसके ब्रेन चाइल्ड? आप केवल नाम बदलते रहोगे, चलोगे आप कांग्रेस की राह पर, यानी कि आप मोहर लगा रहे हैं कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी, जो घोषणाएं थी। चलिए आप आगे, हम लोग आज नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आप योजनाओं पर आ गई हैं। नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो फिर योजनाएं कहां से होंगी? विनोद अग्निहोत्री जी, अगर ऐसे ही चलता रहा कि कांग्रेस पार्टी को लीड कौन कर रहा है और किस विचारधारा के साथ चल रहा है, कंफ्यूज्ड और अनक्लियर अगर आइडियोलॉजी रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सबसे मजबूत विपक्ष का वैक्यूम है उसे ममता या कोई और भर देगा? नहीं, देखिए अभी बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि कांग्रेस एकदम खत्म हो जाएगी और ममता बनर्जी या जगन रेड्डी या शरद पवार की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएगी। बहुत जल्दबाजी है, ये एक कोशिश जरूर चल रही है प्रशांत किशोर की तरफ से इस तरह का करने का, लेकिन मुझे लगता है जल्दबाजी है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जनाधार वर्ग अभी पूरे देश में है। ये सही बात है, नेतृत्व का संकट है कांग्रेस के सामने, लेकिन कांग्रेस सामने एक दूसरा संकट भी है। वो सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने ये है, जो कांग्रेस के नेताओं में जो कोहेसिवनेस होनी चाहिए, जो एकजुटता होनी चाहिए, वो बिखरी हुई है, वो लगातार बिखरी हुई है। और कोई बड़ा नेता, गांधी परिवार को छोड़ करके कोई बड़ा नेता कांग्रेस के हिसाब से काम नहीं करता, वो अपने हिसाब से काम करता है। ये बड़ा संकट है। और तीसरी बात यह है, कांग्रेस अपनी सफलताओं की मार्केटिंग में नहीं कर पाती। कांग्रेस 2014 के बाद 3 राज्यों में चुनाव जीती, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय में जरा भी कार्यकर्ताओं का जश्न नहीं हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी का लद्दाख म्युनिसिपैलिटी भी जीतती है तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, कोई भी और संबोधन होता है। ये अच्छा है, राजनीतिक कार्यवाही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को नहीं कर पाती है। कांग्रेस पार्टी झारखंड जीती चुनाव विधानसभा का, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको नहीं बुला पाई। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जो है सरकार बनाई मिलकर के एनसीपी और शिवसेना को। तो ये कहीं ना कहीं सोच और प्लानिंग अगर नहीं है ऐसी प्रोग्रेसिव, तो कहीं ना कहीं फिर सवाल लीडरशिप पे ही आता है ना। ये नेतृत्व के स्तर की विफलताएं हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि पार्टी के खाते में सफलताएं है नहीं। 2014 के बाद सफलताएं हैं, लेकिन विफलताएं इतनी ज्यादा उसकी बढ़ा दी जाती है कि कांग्रेस पार्टी काउंटर नहीं कर पाती।
वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। भाई बिहार में 2015 में कांग्रेस पार्टी के 26 विधायक जीत के आए थे और सरकार बनी थी। लेकिन चलिए, हमारे साथ एक ऑडियंस भी जुड़ गई है, अंजलि है हमारे साथ जयपुर से। अंजलि, आप पूरी चर्चा को सुन रही हैं, आपकी क्या राय है, क्या कांग्रेस की लीडरशिप फेल हो रही है? जी, कांग्रेस की लीडरशिप, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक पुरानी और एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसका एक खुद का एक व्यापक इतिहास रहा है, जो कि नेहरू, गांधी और आपके बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी लीडरशिप फेल हो रही है। हाँ, कुछ बीते सालों में इससे लगा है कि वहां जो कि सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, वहां कमी आई है। क्योंकि कोई भी पार्टी में जो कि आपसी जो कलह होते हैं, वो एक परिवार होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, वहां कुछ अनबन हो जाती है। चलिए, इसका मतलब बड़ा परिवार होगा तो अनबन तो होगी ही। ठीक है, ठीक है, आपकी राय अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग जो हैं लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश लखेड़ा जी, एक बात बताइए कि आप कितना भी कांग्रेस को नकारें, कितनी भी उसकी लीडरशिप को नकारें, लेकिन हल्ला बीजेपी तभी सबसे ज्यादा मचाती है जब राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं। तो आज भी आपके लिए सबसे बड़ा विपक्ष का लीडर तो राहुल गांधी है, आप चाहे उनकी कितनी आलोचना कर लें। देखिए, राहुल जी का नेतृत्व देश ने देखा है। जब वो अध्यक्ष रहे तो एक किनारे से पूरी हार की श्रृंखला उनके नेतृत्व में थी, इसीलिए उन्हें पीछे किया गया। जितना बघार रही है हमारी गरिमा जी की हमने सबसे पुरानी पार्टियां लोकतंत्र, अध्यक्ष क्यों नहीं, कौन सी अड़चन है? भले तय है कि परिवार के 3 सदस्यों में से ही अध्यक्ष होगा, तय क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों उनके खेमे बटे हुए? क्यों प्रियंका गुट, राहुल गुट, सोनिया गुट है, और क्यों वो प्रदेश में भी दिखाई देता है? इसलिए कांग्रेस का आप पूरे देश में सकल, गरिमा जी आप कभी बोल रहे, आप थोड़ा बोल रहे, कांग्रेस का मैं जवाब दूंगी, बस आपकी बातों का जवाब दूंगी। जरूर जरूर। इसलिए आज पार्टी के पदों पर बैठे लोग इतने हताश हैं, मुख्यमंत्री हताश हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष हताश है, चुनाव संचालन समिति के लोग हताश हैं। वो कह रहे हैं हमारी सुनी नहीं जा रही है, मगरमच्छ बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? और आज उत्तराखंड के सोशल मीडिया पे रावत जी के गुट के द्वारा, रावत जी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे वरिष्ठ हैं, हम आपके साथ हैं, दूसरे कुछ और लिख रहे हैं। ये स्पष्ट हार के बाद राहुल जी को साइडलाइन किया गया। गांधी परिवार से ही क्यों अध्यक्ष होगा हर बार, और गांधी परिवार भी एक नहीं है, 3 आरोप लगे हैं, जवाब दें। देखिए, बिल्कुल मैं सतीश लखेड़ा जी से कहना चाहती हूँ, हमारे वहाँ हाथी के दांत भी वही हैं और खाने की भी वही है, दिखाने के भी वही हैं। आपके वहाँ क्या हो रहा है कि नड्डा जी को बना तो दिया गया, जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बना तो दिया गया, लेकिन चल किसकी रही है? अमित शाह की। चल किस रही है? मोदी की। तो आपके वहाँ मोदी और शाह से आगे बढ़कर कोई व्यक्ति है? मुझे आप बताइए। जिस तरह की चरण वंदना, अभी भी विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2022 का, और आपका हर नेता, हर प्रवक्ता ये कहते हुए पाया जाता है कि मोदी जी जिताएंगे, मोदी जी नैया पार लगाएंगे, मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिकॉज यू डोंट हैव अ सीएम कैंडिडेट, यू डोंट हैव अ फेस। आपको पता है कि आपकी गरिमा जी आपके पास तो अध्यक्ष नहीं है परमानेंट। मैं यही बात कह रही हूँ कि सीएम पीएम तो तब आएंगे ना जब पार्टी कुछ जीतेगी, पहले अध्यक्ष तो लाइए। विनाश जी आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आपने कहा वाई गांधी फैमिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इज नॉट एन अनग्रेटफुल पार्टी। हमारे वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि सबसे बड़ा पाप है कृतज्ञता, और कृतज्ञता का अंग्रेजी होता है अनग्रेटफुलनेस। तो हमको उनका बलिदान पता है। हम भाई कब तक उस बलिदान, अगर आगे राहुल गांधी में वो नेतृत्व क्षमता नहीं है और वो खुद इच्छा नहीं जाहिर कर रहे हैं, वो खुद वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, तो जबरदस्ती क्यों थोपनी? क्योंकि वो क्लियर नहीं है। बात तो सुन, आपने एक बहुत मौजूद सवाल उठाया कि वाई ओनली गांधी फैमिली इज द कोहेसिव फैक्टर, या वही फेविकॉल की तरह क्यों है कांग्रेस पार्टी के लिए? वो इसलिए है कि जब जब पंचशील की बात होगी, धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को मजबूत करने की बात होगी, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की बात होगी, पंडित नेहरू को आपको याद करना पड़ेगा। जब जब आपको इतिहास से निकलकर वर्तमान में आइए, देश की सबसे बड़ी पार्टी 3 स्टेट में सिमटती है, वहां भी नेताओं में सरपटब्बल है। आपके पुराने नेता G23 बनाकर चुनावों से ठीक पहले ऐसे बयान देते हैं जिससे एडवांटेज बीजेपी हो जाता है। आपके पास परमानेंट अध्यक्ष नहीं, आप पुराने नेताओं को तरजीह देंगे या युवा जोश को सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? राहुल जी, क्या ये जो तमाम फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं वो क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहे हैं?
देख तो रहे हैं, लेकिन देखिए प्रवक्ताओं की अपनी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। उनका काम अपनी पार्टी की आंतरिक समस्याओं को उजागर करना नहीं, उनको ढांकना होता है, उनको छिपाना होता है और एक मजबूत चेहरा पार्टी का प्रस्तुत करना होता है। तो आदरणीय गरिमा जी बहुत कुशलता से वो कर रही हैं और हर प्रवक्ता का यही काम होता है। प्रवक्ता का काम बड़ा कठिन है, लेकिन असलियत जो है हम जानते हैं। अब यही हमारे मित्र जो प्रवक्ता नहीं रहते पर्दे पर, बाद में जब अलग से मिलते हैं तो खुल के बात करते हैं। तो ये अब कुछ चीजें पार्टी के भीतर क्या हाल है किसी भी पार्टी में, वो कुछ समय के लिए छुपा रह सकता है, लेकिन जब बहुत लंबा हो जाए ये काम तो फिर वो जनता को भी समझ में आने लगता है और सबको समझ में आने लगता है। मेरा एक निवेदन है राहुल जी आपसे, आप याद करिए 2002 का वो समय जब माननीय रावत जी की वजह से यहाँ उत्तराखंड में कांग्रेस स्थापित होती है, हम 36 का बहुमत पाते हैं। सरकार बनाते वक्त मुख्यमंत्री उन पर थोप दिए जाते हैं पंडित नारायण दत्त तिवारी जी। फिर 2012 में वो गांव-गांव गधेरे जाते हैं और मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। गरिमा जी, आप शायद गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर हरीश रावत जी के कद को लेकर तो सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि आपके नेतृत्व को एक क्लैरिटी नहीं है कि उसे अपने पुराने लोगों पर भरोसा करना है, उनके साथ चलना है, उनका सम्मान देना है, या युवा जोश को आगे लाना है। हर एक की पसंद अलग अलग है गांधी परिवार में भी अब, और इसीलिए यहाँ अनक्लैरिटी है। नहीं, क्लैरिटी और यही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। क्योंकि सुनिए, जो हम लोग यकीन कर रहे हैं युवा जोश के साथ अपने सीनियर्स के मार्गदर्शन को लेने का, उनके सीनियर्स के सुपरविजन में और सीनियर्स की गाइडेंस में ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। हमारे वहां डिस्कार्ड नहीं किया जाता, जैसे मुरली मनोहर जोशी जी हो गए। और आपके वहां इतना अनुशासन भी नहीं है कि वो सीनियर्स जो है पार्टी लाइन के हिसाब से बयान दें। विनोद अग्निहोत्री जी, अगर ठीक है सीनियर्स है, आपको युवाओं को मौका देना है, उन्हें आपको कम से कम ऐसे बयान देने से तो बचना चाहिए ना, वो भी जब चुनाव आ रहे होते हैं उससे ठीक पहले, जो आप ही की पार्टी के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। G23 के नेता तो लगता है टीम बी की तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, और फिर भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपकी बात एक सेकंड विनोद जी से समझ लूं ना मैं, वो करीब से कांग्रेस को जानते परखते हैं, मुझसे आपसे कई ज्यादा बेहतर। देखिए, G23 के नेताओं के बारे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बड़ा अच्छा शब्द कहा है। उन्होंने कहा कि इनका सारा मूव कॉलिंग अटेंशन मोशन है। अब तो G23 में नहीं बचे, अब तो G22 और G20 रह गए, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद चले गए बीजेपी में, आनंद शर्मा जी भी पाला बदल चुके हैं वो सोनिया जी से मीटिंग के बाद। तो G23 में जो है गुलाम नबी आजादी खाली मुखर है, कपिल सिब्बल मुखर है, बाकी सब शांत हो गए। वो तो G23 इज नो फोर्स इन द कांग्रेस राइट नाउ। कभी हुआ करती थी। हाँ, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में नतीजे क्या होते हैं। अगर नतीजे कांग्रेस के हक में हुए तो सब जय जयकार करेंगे, अगर कांग्रेस के खिलाफ हुए तो फिर कोई खिचड़ी पकेगी ममता बनर्जी के साथ या किसी के साथ, इसकी ये कोशिश होगी। तो ये 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए, नेतृत्व के लिए खासकर बहुत मायने रखते हैं इनके नतीजे। और गरिमा जी, आपसे मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको ठीक ठाक करिए। और बजाय जैसा कि मुन्ना सिंह चौहान कह रहे थे, कारपेट पे ढकने के बजाय अपनी कमियों को, मैं उनकी बात की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिक्कतें तो हैं। अगर हरीश रावत की बात आपकी सही है कि हरीश रावत से 2 बार प्याला छीना गया, 2002 में छीना गया और 2012 में छीना गया, बाद में मजबूरी में उनको दिया गया जब केदारनाथ आपदा के बाद उत्तराखंड में विजय बहुगुणा काफी जो है वो हो गए, बाद में विजय बहुगुणा तो पार्टी छोड़ चले गए। तो हरीश रावत निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए जमीनी नेता है और कांग्रेस के एसेट है वो। चलिए, मैं गरिमा जी से जवाब दूंगी। यहाँ पर राहुल जी, अब छत्रप भी हम देखते हैं कि वो आंखें मूंदकर हाईकमान की बात नहीं मानते हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपनी बयानबाजी करते हैं। तो हाईकमान अब हाई कहाँ रहा है? अब उसके पास वो कमांड ही नहीं रही है, ऐसा लगने लगा है। छत्तीसगढ़ से आप देखिए, अपने विधायक भेज दिए जाते हैं अपना वर्चस्व बताने के लिए, कोई कुछ भी बयान दे देता है। राजस्थान का सरफुटबॉल हमने देखा, पंजाब हमारे सामने, और अब उत्तराखंड। तो हाईकमान में कमांड ही नहीं बच रही है अब, ऐसा लगता है। देखिए, ये तो अब स्पष्ट है कि कांग्रेस में अब जो असली ताकत है वो उसके प्रादेशिक क्षत्रपों के हाथ में है, जो अपने प्रदेश में मजबूत हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं में, लोगों में एक पैठ बनाई है, जिन्होंने चुनाव जीते हैं, उनके हाथ में असली ताकत है। और केंद्रीय नेतृत्व में ताकत तब होती है जब वो लगातार वोट खींचकर, अपनी पार्टी को वोट दिलाकर उसको जीत दिला रहा हो। ये भाजपा से अगर तुलना करें कांग्रेस की, तो इस समय वहां पे स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी की चुनाव जिताने की क्षमता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनको कोई चुनौती नहीं है दूर दूर तक, न कोई होने वाली है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके कारण चुनाव जीते जा रहे हैं। जब इंदिरा जी थी तो उनके कारण चुनाव जीते जाते थे,
मुख्यमंत्री कौन हो या मुख्यमंत्री प्रादेशिक नेतृत्व कौन सा हो, ये उतना महत्व नहीं रखता था। अब स्थितियां कांग्रेस में बदल गई हैं। अब इंदिरा गांधी जैसे कद वाला कोई नेता कांग्रेस में नहीं बचा है। राहुल गांधी को 15 साल से अधिक का समय मिला, वो अपने को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए हैं। अभी भी वो पसोपेश में हैं, अभी भी संदेह में हैं। एक स्थायी अध्यक्ष नहीं पार्टी के पास, और कितनी बार कितने प्रयोग करेगी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के बारे में अपने। तो जहां भीतरी ऊहापोह इतना हो, इतनी भीतर से समस्याएं हो, अनिर्णय हो, अनिश्चय हो, वहां पर केंद्रीय नेतृत्व की बात कैसे सब लोग मान लेंगे? वो ये संभव नहीं है। चलिए गरिमा जी, अब हाईकमांड में कोई पावर नहीं रही है क्योंकि उनके अंदर खुद ताकत नहीं रही है पार्टी को जिताने की, पार्टी के लिए वोट लाने की। और ये सच जो है, जितनी जल्दी कांग्रेस हाईकमांड स्वीकार ले उतना पार्टी के लिए बेहतर होगा, छत्रपों को उनका सम्मान मिले। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आप सभी की बातों से सहमत हूँ। और अभी जो विनोद जी ने कहा कि उन्होंने मुन्ना सिंह चौहान जी ने सही बात कही कि यू आर पुशिंग इट अंडर द कार्पेट। रादर मैं तो कहूंगी कि हम इसका बिल्कुल उलट कर रहे हैं। वी आर जस्ट नॉट पुशिंग इट अंडर द कार्पेट। रावत जी ने फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाल के या ट्वीट करके और भी ज्यादा उसको कारपेट से बाहर निकाला है। आप लोगों को भले ही दिख रहा होगा कि हम लोग मैटर को पुश कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली एड्रेसिंग द इशू बिफोर गोइंग इनटू इलेक्शन। हम तो चुनाव में जाने से पहले संगठन की कील नोकों को ठीक कर लो, ये बात रावत जी ने कही है। और उसमें क्या गलत है? इट इज कंप्लीटली इंटरनल मैटर। ये हमारा ना लड़ाई झगड़े का मैटर है, इंटरनल मैटर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तब इसीलिए ये सबके डोमेन में आ जाता है, तभी उस पर जो है चर्चा होती है। और चर्चा यहाँ पर हम बड़े पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में तो आपने सत्ता गंवाई थी अपने आपसी सरफुटबल के चलते। तो यही है कि इस सब के बीच में कांग्रेस कहां खड़ी है और कांग्रेस का नेतृत्व जो है क्या वही अब कमजोर हो गया है? हाईकमान में कमांड बची ही नहीं है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मानसी बनर्जी हमारे साथ, हमारे एक दर्शक जुड़ गई हैं कानपुर से। मानसी, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले देखिए, कांग्रेस में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है। जब परिवार में ही कलह होगा तो बाहर क्या करेंगे? चलिए, तो जब बहुत बड़ी बात कह दी आपने बहुत संक्षेप में कि जब परिवार के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है तो दूसरों से क्या लड़ेंगे जब दूसरे इतने मजबूत हों। गरिमा जी से इसका जवाब लूंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ये पूरा वरिष्ठ पैनल बना रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। तो देश की बहस में आज बात हो रही है अच्छे लोकतंत्र की बहाली के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है। और मजबूत विपक्ष के लिए सबसे बड़ा जो कंटेंडर है कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है। आखिर कहां क्या कुछ गलत है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पंजाब का सरफुटबल देखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब उत्तराखंड की बारी है। और यहां पर देखिए जहां चुनाव होने हैं वहां भी लड़ाई है, जहां बमुश्किल सत्ता बची है वहां भी लड़ाई है। हमारे साथ हमारा वरिष्ठ पैनल लगातार मौजूद है। राहुल देव जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, गरिमा मेहरा हमारे साथ दसौनी जी जुड़ी हुई हैं और सतीश लखेड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है पर अध्यक्ष जैसे हैं, सारे फैसले उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। सोनिया गांधी इंटरिम अध्यक्ष हैं, उनके अपने लोग हैं। प्रियंका गांधी का एक अलग पावर सेंटर चल रहा है। तो ऐसे में लीडरशिप कंफ्यूजन हो जाना लाजमी है। नहीं, देखिए, ये बात ठीक है कि 3 पावर सेंटर हैं कांग्रेस पार्टी में, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी इस समय। लेकिन ये मैं नहीं मानता कि परिवार में कोई झगड़ा है इसको लेकर के। मैं इस तरह की थ्योरी पे मैं भरोसा नहीं करता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कोई झगड़ा है। ये अलग बात है कि चूंकि 3 पावर सेंटर हैं तो कोई प्रियंका जी के पास जाकर रिलीफ लेने की कोशिश करता है, कोई राहुल गांधी से बात करता है। अब सोनिया जी लोगों से कम मिलती हैं तो ज्यादातर फैसले राहुल गांधी, अंतिम मोहर राहुल गांधी की राय पर ही सोनिया जी लगाती है, जैसा कि कांग्रेस के अंदर तमाम नेता बताते हैं। क्योंकि तो इस तरह से पावर सेंटर असली अभी भी राहुल गांधी ही है और प्रियंका जी उनको सलाह देती हैं, अपनी बात रखती है और सोनिया गांधी उसको मानती है। तो ले देकर के पूरे पावर सेंटर राहुल गांधी है। इसलिए जो जिम्मेदारी है तकनीकी रूप से सोनिया गांधी की है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष वही है। अब अंतरिम कह लीजिए, वो कह लीजिए अध्यक्ष है वो, क्योंकि संविधान में उनके अंतरिम जैसा कोई वो संज्ञा है नहीं। ये चला दिया गया, सारे अधिकार उनको है, सोनिया जी को, जो चाहे पूर्णकालिक हो चाहे अंतरिम हो, सब उनके पास है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के बाद इस वक्त अहमद पटेल के जाने के बाद कोई ऐसा क्राइसिस मैनेजर नेता नहीं है, ना कोई भी तो बनाया गया है। जो कोई संकट हो तो कम से कम जो है
इंटरवीन करके, हस्तक्षेप करके और उसका समाधान निकाले, उसका रास्ता निकाले। ठीक है, अहमद पटेल ये काम किया करते थे। हर पार्टी में इस तरह के नेता होते हैं। कभी वाजपेयी जी के समय प्रमोद महाजन होते थे। मैं कुछ कहना चाहूंगी हाँ जी, बोलिएगा आप एक बार सर को बात पूरी करने बिल्कुल बोलिएगा गरिमा जी, बिल्कुल बोलिएगा। अहमद पटेल से पहले कांग्रेस पार्टी में और तमाम सारे नेता थे। तो वो एक वैक्यूम, वो एक शून्य की स्थिति है। राहुल जी, मैं क्षमा करें बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द जल्दी वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि राहुल जी का एक आग्रह रहता है कि कम से कम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ, आग्रह है हमारे। तो ये जो शून्य पैदा हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये अभी भरने की स्थिति नहीं आई है। प्रियंका गांधी में धीरे-धीरे सर्जरी की जरूरत है पार्टी को, और यहाँ पर सर्जन ही मौजूद नहीं है और उल्टे 3 अलग-अलग डॉक्टर्स की ओपिनियन ली जा रही है, यानी कि 3 पावर सेंटर हैं, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई। देखिए पिनाश जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, मैं आपके पैनल को बहुत अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि बहुत कम ऐसी डिबेट्स में मैं आजकल पिछले दिनों जिन डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूं, तो जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहरूपिये हैं, वो कहीं ना कहीं माउथ पीसेस हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ के मुझे असल में एक्चुअली जो आईना दिखा रहे हैं विनोद जी और राहुल जी, मुझे वाकई महसूस हो रहा है कि उस तरफ काम करने की जरूरत है। और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं है, मेरा संगठन परफेक्ट नहीं है, जैसे आप और मैं नहीं है, जैसे हमारे परिवार नहीं है। नन ऑफ अस, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कोई जरूरत ही नहीं है बदलाव की। ऐसा कोई दल नहीं कह सकता, कोई परिवार नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। तो वैसे मेरे संगठन में अपनी कमियां हैं, संवादहीनता की कमी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्विक रिएक्शन टीम की जरूरत है, यानी QRT जिसको बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम। व्हेनेवर देयर इज अ डैमेज, किसी भी स्टेट में कोई डैमेज है या कम्युनिकेशन गैप है, तो उसको पाटने की जो जरूरत होती है, वहां पर कमी है, मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ। लेकिन ये कहना कि केवल कांग्रेस में पावर सेंटर्स हैं, इसका मैं खंडन करती हूँ। भाजपा में अपने तरह के पावर सेंटर्स हैं। राजनाथ सिंह अपनी चलाते हैं, आडवाणी जी की अपनी स्कूटरी हुआ करती थी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की स्कूटरी के लोग माने जाते थे। तो ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। पावर सेंटर्स तो पॉलिटिक्स में डिफरेंट, देखिए मल्टीपल पावर सेंटर्स के बाद भी जीत मिलती रहे ना, तो सवाल थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पार्टी 3 राज्यों तक आकर सिमट जाए और जहां चुनाव होने वाले हैं वहां भी लड़ाई होने लगे, और जिनमें स्टेट में सत्ता बची है वहां भी खींचतान होने लगे, और एक एक करके पार्टी के शीर्ष लाइन के नेता जब पार्टी छोड़ के जाने लगे, तो सवाल उठेंगे गरिमा जी। लेकिन मैं आपकी साफगोई की यहां पर तारीफ करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सेप्ट किया है। ये बहुत ही कम प्रवक्ता जो हैं वो ऐसा करते हैं। राहुल जी, ये दुर्भाग्य होगा, मैं क्विकली आई विल फिनिश, ये दुर्भाग्य होगा अगर हरीश रावत के कद को हम नहीं समझ पाए। ये दुर्भाग्य होगा कि उत्तराखंड का जो सर्वमान्य नेता है, जिसको पूरा उत्तराखंड एक्सेप्ट कर रहा है, जो सीएम की रेस में नंबर 1 चेहरे के रूप में उभर रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे नेता को खोती है या ऐसे नेता की भावनाओं को नहीं समझ पाती है, तो फिर ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण से हरीश रावत और उभर कर, चलिए ठीक है गरिमा जी, हम यहाँ नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें। राहुल जी, यहाँ पर अगर हम यहाँ समझना चाहें कि भाई ठीक है, जब सारे फैसले जो लबो लुबाब निकल कर आ रहा है बातचीत का, कि सारे फैसले जो हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं और मूलतः वही हैं जो फैसले ले रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी में हिचक क्यों है अध्यक्ष पद संभालने की, फुल टाइम इसमें एग्रेसिवली आने की? कई बार ऐसा लगने लगता है कि जबरन उनको बनाया जा रहा है, क्योंकि वो बीच बीच में छुट्टी पे चले जाते हैं, मेडिटेशन पे चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर अचानक से प्रकट होते हैं। देखिए, मुझे कई बार राहुल गांधी जी पर थोड़ी दया आती है, उनसे सहानुभूति होती है। देखिए, ये जानते हैं हम कि वो कोई जन्मजात नेता नहीं है, राजनीति उनका पहला पसंद, पहला प्यार नहीं थी, और उनको परिस्थितियों के वश राजनीति में आना पड़ा, वैसे ही जैसे उनके पिता राजीव गांधी को आना पड़ा था। तो ये एक सही बात है, इसलिए इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि वो अभी भी इतना लंबा समय उनको संसद में हो गया, उनको संसद में नेता बनाया गया, उनके लिए कांग्रेस नेतृत्व पिछले 10-15 साल से बिल्कुल खुला रहा है। वो जब चाहे अध्यक्ष बन सकते थे, नेतृत्व स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने वो हमेशा असमंजस में रहे, उन्होंने स्पष्ट फैसला नहीं लिया, और अब कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि जब अगले संगठनात्मक चुनाव होंगे तो फिर वो चुने जाएंगे, और ये तय है कि वो अब कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे।
लेकिन इसके साथ साथ विनोद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हर पार्टी को, हर बड़ी पार्टी को एक संकट मोचक की जरूरत होती है, क्योंकि जब इस तरह के अचानक कोई संकट आ जाते हैं, प्रदेशों में हो या केंद्र में हो, तो उस समय सीधे सीधे जो शीर्ष नेतृत्व है या अध्यक्ष है वो सीधे हस्तक्षेप करे तो ये कई बार ठीक नहीं होता। तो बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले की एक संकट मोचक की जरूरत होती है, जो दोनों पक्षों से बात करे, एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में समन्वय करे और समाधान निकाले। और अहमद पटेल के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई नहीं है। ये विनोद ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बिल्कुल, गर्मा जी की बात कहूंगी। सतीश जी, यहाँ पर आपके लिए भी अच्छी बात है ना कि कमजोर कांग्रेस जो है, आपस में लड़ती हुई कांग्रेस ही आपके लिए सबसे बड़ा विपक्ष बना रहे। आप ममता को या फिर किसी दूसरे नेता को जो है मजबूत विपक्ष के तौर पर आने ही नहीं देना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोकतंत्र में स्थितियां आए। मजबूत विपक्ष होगा, वो मार्गदर्शन करेगा, वो संज्ञान में बहुत सारी चीजें लाएगा। हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को देखना चाहिए। मगर कांग्रेस की जिस तरह अपने कारणों से दुर्गति हुई, जो आज गरिमा जी भी टीवी पे आके बता रही कि संवाद और समन्वय की कमी है, ये सारी स्थितियां धीरे धीरे राज्य सिमटते गए, अलायंस सिमटते जा रहे हैं और जहां बचे हुए हैं वहां लड़ाइयां हो रही। अपनी बात कहने के लिए बंद कमरे और जो प्लेटफॉर्म होता है वो खत्म हो चुका है और सड़क पे ये बातें हो रही हैं। आप लोग कितना प्लेटफॉर्म का ध्यान रखते हैं लखेड़ा जी? और जो उमेश शर्मा साहू और धनसिंह रावत के बीच लड़ाई हुई वो प्लेटफॉर्म पर हुई क्या? बारी आएगी। जो सतपाल महाराज और मदन कौशिक की लड़ाई हुई वो प्लेटफॉर्म पर हुई क्या? जो शमशेर सिंह सरताल और हरक सिंह की हुई वो प्लेटफॉर्म पर हुई क्या? पार्टी प्लेटफॉर्म पर हो रही थी लड़ाई आपके वहाँ। आपके वहाँ तो बीच बाजार चल रहा था। हरीश रावत जी केवल सहानुभूति लूटने के लिए, अपने और ध्यान लेने के लिए, क्योंकि हरीश रावत जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हरीश रावत जी की अनदेखी की जा रही है। हरीश रावत जी को कोई नहीं पूछ रहा है। हरीश रावत जी का कार्यकाल सब लोग जानते हैं। हरीश रावत जी की राजनीति का तरीका लोग जानते हैं। तो यहाँ ये सब पार्टी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। क्या डिबेट हो रही है आपके वहाँ? नहीं सतीश लखेड़ा जी, ठीक है, आप लोग जीतते जा रहे हैं, आप लोग विजय रथ पर सवार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी पिक्चर परफेक्ट है। हमें अपनी बात कहना चाह रहे हैं। मेरी बात खत्म हो जाए, गरिमा जी अपनी बात करें। ठीक है, वो भी आपकी पार्टी में कमियां निकालेंगे। अगर आप उनकी कमियां निकाल रहे हैं तो उन्हें भी हक है ना आपकी पार्टी पर सवाल उठाने का। आप विजय रथ पर सवार हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप में खामियां नहीं है। बताइए, उन्होंने कहा पुष्कर सिंह धामी मेरे अच्छे फैसलों को बदल रहे। अपने समय में मेरा पायलट प्रोजेक्ट था, मेरा मास्टर। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है गरिमा जी, जब अपने घर में अपने घर की लड़ाई जो है वो सड़क पर आ जाती है तो पड़ोसी तमाशा भी देखते हैं और सलाह मशवरा भी करते हैं, और ये तो खैर आपके प्रतिद्वंदी हैं तो बनता है इनका लाजमी ये तमाम सवाल उठाना। बहरहाल आप सभी लोग चर्चा में शामिल हुए। हमारी कोशिश यही थी कि विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जिसे कहते हैं कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है, क्या वो नेतृत्व की कमी से जूझ रही है? यही सवाल जो है हमने अपने दर्शकों से भी पूछा। 85% लोगों का कहना है कि हाँ, हाईकमान की नाकामी है, कांग्रेस की फूट और यूं नेताओं का जाना। देश की बहस में आप सभी लोग शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।